हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम कोशिका टॉपिक को पढ़ चुके हैं। कोशिका को बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी बुक से हमने पढ़ा है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमने आपको नोट्सों के माध्यम से आपको यहाँ करवाई है। और जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की बात आई तो वहाँ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है। और याद करवाने की बात रही तो ट्रिक के माध्यम से मैंने पूरा याद करवाने की भी कोशिश की है। अब उस पूरी कोशिका को हम यहाँ प्रश्नों के माध्यम से रिवाइज करेंगे। और एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको इस बात का पता चल जाएगा कि यहाँ से जो कोशिका टॉपिक है वहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वो क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद में मैंने खुद एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन है वो बनाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन तो जो पीछे जो भर्ती हुई है उनमें पूछे हुए क्वेश्चन है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से बनाए हैं दोस्तों। एक एक अगर क्वेश्चन करोगे तो एनसीईआरटी की बुक एक बार आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इस टॉपिक के माध्यम से। ऐसा मानो कि कोशिका का ये जो वीडियो है ये कोशिका का निचोड़ है एक तरीके से। तो जैसे इस तरीके के ये क्वेश्चन हुए, ये आगे ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं एनसीईआरटी बुक से। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से और शुरुआत करेंगे हम जो पीछे जो प्रतियोगिता परीक्षा में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रखने के लिए सक्षम बनाती है। ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो का पीछे पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये कह रहा है कि कोशिका भित्ति जो कि पादप के अंदर पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है दोस्तों? पादप के अंदर पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति वो केवल पादप के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये किस माध्यम में कोशिका जो ये किस माध्यम में जो पौधे होते हैं उनको कोशिका झिल्ली को फटने से रोकती है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने बताया था कि 3 तरीके से विलीन होते हैं जिनके अंदर आप कोशिका को डालोगे। सबसे पहले बताया था हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ये 3 तरह के विलीन होते हैं। इनके अंदर अगर कोशिका को आप डालोगे तो कोशिका होगी क्या, उस बात की चर्चा करते हैं। कोशिका खुलेगी या सिकुड़ेगी, इस बात की चर्चा करते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब होता है अलग प्राशन दाबी, अलग प्रासरण दाबी। मैं आपको बता देता हूं कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जल और अंदर और बाहर जब जल जाता है ना तो वो जाता है प्राशन की क्रिया के द्वारा। किस क्रिया द्वारा? प्रासरण क्रिया द्वारा। और ये जो प्राशन की क्रिया होती है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं, ये निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है, उच्च सांद्रता की ओर जाता है। जल होता है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है प्राशन क्रिया में। विसरण क्रिया में उल्टा होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आता है। तो प्राशन क्रिया के द्वारा जल का विनिमय होता है। तो मैं आपको बता देता हूं हाइपोटोनिक विलयन होता है अलग प्राशन दाब, जिसका प्राशन दाब, प्राशन दाब क्या होगा? कम होगा। और ये जो अलग प्राशन दाबी विलयन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो सांद्रता होती है ना, सांद्रता विलयन की सांद्रता है ना, वो क्या होती है? निम्न होती है। हाइपोटोनिक अलग प्राशन दाबी, हिंदी में अलग प्राशन दाबी बोलते हैं। प्राशन दाब कम होता है और इस विलयन की सांद्रता क्या होती है? निम्न होती है। और सांद्रता निम्न का मतलब होता है एक ऐसा जल लीजिए, जल के अंदर आप नमक डाल दीजिए, कम नमक डालना है, कम मात्रा में कम नमक डालना है, कम नमक या चीनी डाल दीजिए। वो जो विलयन होगा वो होगा हाइपोटोनिक विलयन, उसकी सांद्रता निम्न होती है। अब इसके अंदर आप कोशिका डालोगे, कोशिका डालोगे तो कोशिका के अंदर भी जल होगा ना, तो कोशिका के अंदर जल होगा तो मुझे बताओ प्राशन क्रिया द्वारा जल कहाँ जाएगा? भी जल जाएगा इस विलयन से कोशिका के अंदर, और कोशिका क्या होगी? फूल जाएगी। तो ध्यान रखना, जब कोशिका फूलेगी ना तो पादप और कवक और जीवाणु के चारों ओर होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, अगर कोशिका को इस विलयन के अंदर डाल दिया हमने और कोशिका फूलेगी तो फूलेगी तो वो फूटेगी, उसको बचाने के लिए कोशिका भित्ति है ना वो वापस दाब डालती है। तो कौन से विलयन के अंदर फटने से बचाती है? तो आप कह सकते हो हाइपोटोनिक विलयन के अंदर कोशिका भित्ति वापस दाब डालेगी, क्योंकि हाइपोटोनिक विलयन के अंदर हम कोशिका को डालेंगे ना
दोस्तों तो वो कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। आप ये घर पर प्रयोग कर सकते हो। चने होते हैं, किशमिश होती है, उनको आप जल के अंदर डालना और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी या नमक डाल सकते हो, तो वो जो किशमिश और चने डालें वो फूल जाएंगे। अगर ऐसा हो गया कि अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आपने नमक डाल दिया और उसके अंदर चीनी और किशमिश डाल देना, नहीं फूलेंगे भी, वो सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो होता है हाइपरटोनिक विलयन। हाइपरटोनिक विलयन अति प्राशनदाबी विलयन होता है। इस विलयन की सांद्रता की बात कर रहा हूं मैं, न कि कोशिका की। सांद्रता अधिक होती है, इससे अधिक होती है सांद्रता, ये उस कोशिका के अंदर जल होता है उससे अधिक होती है। तो हाइपरटोनिक विलयन के अंदर किसी पादप कोशिका को या किसी कवक या जीवाणु को डालोगे ना दोस्तों, तो कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। और आइसोटोनिक के अंदर प्राशन दाब, कोशिका के अंदर जल होता है वो और बाहर का जल होता है ना, वो बराबर होता है, तो इसमें जल की गति नहीं होगी, जल की गति नहीं होगी। ये चीजें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कोशिका पढ़ाई थी, उसके अंदर पहले ही पार्ट में बढ़िया तरीके से बताया हुआ है दोस्तों, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो ये थोड़ा यहाँ भी समझाने की कोशिश की है, तो आप वहां जाकर क्लास लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आएगी आपकी। तो कौन सा आएगा इसके अंदर, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक विलयन के अंदर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर 2। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से क्या पाया जाता है। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक मैंने पहले याद करवाया था, पुरानी कोशिकाएं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है ना दोस्तों, उसके अंदर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, एक नंबर बात। और इस कोशिकांगों में ऐसे कोशिकांग नहीं पाए जाते जिनके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते, झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते, ध्यान रखना, झिल्ली युक्त कह सकते हैं, झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त कोशिकांग भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ये पुराने टाइप के अल्प विकसित जीव होते हैं, जैसे इसके दो ही उदाहरण है, याद रखना, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल और एक माइकोप्लाज्मा, ये तीन उदाहरण है। ठीक है, और यूकैरियोटिक जीव जो अधिक विकसित होते हैं, जिनके चारों ओर के चारों ओर केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक के अंदर 17S राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना, यहाँ 17S राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसके बारे में बहुत अंतर है भी, 6-7 अंतर है, वो आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, पर मुख्यतः यही अंतर है इनमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनको छोड़कर और जितने भी जीव होते हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक जीव या यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन जीवों के अंदर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के कोशिका में निम्न में से क्या पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। केंद्रक, केंद्रक तो पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली, झिल्ली लिखो, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, साइटोपंजर नहीं पाया जाता, अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती, 17S राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 17S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, आगे वाला, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिम्स मिश्रण का निर्माण कौन सी अवस्था के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। सिनेप्टोनिम्स मिश्रण का निर्माण होता है, वो मैंने आपको बताया था, पूर्व अवस्था फेज, प्रोफेज फेज के अंदर होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिम्स सम्मिश्रण का निर्माण है ना, वो मैंने बताया था, उनकी 5 उप अवस्थाओं के बारे में भी आपको बताया था। तो सिनेप्टोनिम्स सम्मिश्रण का निर्माण कौन सी अवस्था के अंदर होता है, प्रोफेज फेज के अंदर होता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, अभी पीछे ज्यादा वीडियो भी नहीं है, अभी 3 एक क्लास है इनकी कोशिका की। कोशिका की आप बहुत सारे अगर किसी ऐप पर या यूट्यूब पर देखोगे तो 10-10, 15-15, 20-20 क्लासें मिलेंगी, पर मैंने केवल आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, उतना मैटर करवाया है, और एनसीईआरटी की 7 कक्षाओं की पीडीएफ भी आपको मैंने दिखाई है। ठीक है,
तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिन सिनेप्सिन की प्रक्रिया होती है? वही क्वेश्चन आ गया अभी, सिनेप्सिन की प्रक्रिया होती है। सिनेप्सिन का मतलब होता है जो समजात जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो समजात गुणसूत्र होते हैं ना वो जाइगोटीन, जाइगोटीन जाइगोटीन जो होती है ना, जो उसमें लता जरा ट्रिक भी बताई थी, लता जरा पानी दे दे। लेप्टोटीन अवस्था में जो गुणसूत्रों के बीच में इतना आकर्षण नहीं होता, ठीक है, और उसके बाद में जाइगोटीन जो अवस्था आती है ना उसमें वो गुणसूत्र एक तो डाइवेलेंट के रूप में हो जाते हैं इस तरीके से, और समजात गुणसूत्र होते हैं ना वो आपस में पास आ जाते हैं, सिनेप्सिस की प्रक्रिया बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जाइगोटीन जो अवस्था होती है ना उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, और जाइगोटीन की अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र का मतलब हुआ एक पिता का और एक माता का गुणसूत्र, वो क्या होते हैं इस तरीके से पास में आ जाते हैं, नजदीक में आ जाते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। इस जोड़ा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं सिनेप्सिस की प्रक्रिया, तो जाइगोटीन के अंदर होती है। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? केवल एनसीईआरटी, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, आरबीएससी की कक्षा 9 की बुक के अंदर है, मैंने करवाया हुआ है, वहां से ये प्रश्न आया हुआ है भी। स्टोन जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है दोस्तों वो कौन सी प्रावस्था के अंदर होता है? वो होता है जीवन अवस्था के अंदर। किस अवस्था के अंदर होता है? जीवन। आरएनए और स्टोन प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो जीवन प्रावस्था के अंदर होता है। ठीक है, 5 बढ़िया तरीके से बताया हुआ है भी। ये इंटरफेज अवस्था के अंदर आती है जीवन, एस टी2 अवस्था, और इसके बाद में आती है एम फेज। ठीक है, तो जीवन के अंदर जो संश्लेषण होता है ना वो होता है स्टोन प्रोटीन और आरएनए का होता है। एस के अंदर होता है डीएनए का संश्लेषण होता है। जी2 के अंदर वापस प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है, ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण का जो वर्णक होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखना क्लोरोफिल ए है ना वो इसका मुख्य क्या होता है? वर्णक होता है। जिस क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह आवश्यक वर्णक होता है, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसके अंदर एक धातु पाई जाती है एमजी धातु, Mg+2 मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? बताओ अभी। सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बात करते हैं मर्द कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी, इसलिए कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन होंग। जीव द्रव्य की खोज, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? या जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? ये प्रश्न आता है। जीव द्रव्य नाम एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है। जीव द्रव्य नाम दिया था वो दिया था परकिंजे ने दिया था, परकुंजे या परकिंजे आता है कई बार। ठीक है, और उसके बाद आता है केंद्र की खोज, यहां से प्रश्न आ सकता है भी, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, समन्वय स्लाइडन, स्वान स्लाइडन ने दी। ये वैज्ञानिकों के नाम थोड़ी याद रखना। देखो भी, मर्त कोशिका, कोई हुक मारा मर जाओ नहीं बोरी। ठीक है, मर्त कोशिका। जीवित कोशिका, जीवित जो चीज होती है वो जैसे वेन चलती है ना अपने, वैसे ही चलती है ना, तो लियाओ ल्यू वेन, वेन वेन याद रखना। जीव द्रव्य की खोज पर किसी ने किसी जीव द्रव्य होता क्या है? कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है वो, और जो केंद्र के अंदर द्रव्य होता है, दोनों को सम्मिलित रूप में जीव द्रव्य कहते हैं। तो जो जीव द्रव्य होता है ना वो एक जीवित पदार्थ होता है। ये एनसीईआरटी कक्षा 8 की बुक के अंदर लिख रखा है। ठीक है, ये परकिंजे वाला भी वहां लिख रखा है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मर्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ब्राउन में 5-7 दिन बाद में गोल हो जाए। तो देखो भी याद कराने का तरीका, तो आपने आम खाया होगा, आम की गुठली आपने देखी होगी, कैसे कलर की होती है? रे ब्राउन कलर की होती है ना, और वो केंद्र में होती है ना, केंद्र में होती है। तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, से याद रखिए। कोशिका सिद्धांत समान और स्लाइड ने दिया था। और रुडोल्फ विर्चो ने एक बात कोशिका सिद्धांत में ऐड की थी कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। रुडोल्फ विर्चो, विर्चो।
एक कार्य प्रदान करने के लिए ऊतकों के संग्रह को के रूप में जाना जाता है। एक कार्य प्रदान करने ऊतकों के संग्रहण, ये वही आ गया प्रश्न भी। शुरुआत में मैंने बताई थी, ईंट वाला उदाहरण लेकर बताया था कि शरीर की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग आपस में मिलकर तंत्र बनाता है और तंत्र किसका निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। तो बताओ भी, ऊतकों के संग्रहण, ऊतकों के संग्रहण को क्या कहेंगे, अंग। कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, बता दिया अभी, एस्पेस। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में समरूप तल तथा परिपक्व तल पाए जाते हैं। ये रिट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा गोल्जी का के अंदर। मैंने बढ़िया तरीके से बताया है अभी, एक ट्रांस फेज होता है, एक शीश फेज होता है। इस तरीके से गोल्जी का की मैंने संरचना बना के बताई है आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, ये ट्रांस फेज होता है और ये शीश फेज होता है, इसको बोलते हैं शीश फेज, शीश फेज, शीश फेज, ठीक है। ये ट्रांस फेज होता है, ठीक है। जो अवतल आकार का होता है उसको ट्रांस बोलते हैं, जो उत्तल आकार का होता है उसको शीश बोलते हैं, और जिसको समरूप तल और परिपक्व तल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में वर्जन देखोगे ना आपको, तो यही मिलेगा, ट्रांस और शीश। एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है, मुझे बताओ एकल कोशिका प्रोटीन का, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है। तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा प्रोटीन का स्रोत है जो एक कोशिकीय होता है। तो ये जो स्पाइरुलिना जो शैवाल होता है ना, स्पाइरुलिना शैवाल होता है, शैवाल होता है, ये दोस्तों एक कोशिकीय होता है, ध्यान रखना। एक कोशिकीय जीव मैंने बताए थे, मुर्गी का अंडा होता है वो एक कोशिकीय होता है। डब्ल्यूबीसी को एक कोशिकीय माना है कक्षा 8 की बुक के अंदर, ठीक है। ईस्ट हुआ, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, एसिटेबुलेरिया हुआ, वो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। उसके साथ साथ ये स्पाइरुलिना शैवाल होता है ना, वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ये प्रोटीन का स्रोत होता है, ध्यान रखना, स्पाइरुलिना शैवाल, ठीक है। ये मैंने जब पोषक तत्व पढ़ाया था ना, न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ाया था, वहां ये बताया हुआ है स्पाइरुलिना शैवाल। पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है। केवल 1%, केवल 1% होता है ना, वो खाद्य ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, 1%। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है। देखो भी पादप, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी, ये रिट 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो पादप कोशिका होती है ना, पादप कोशिका, पादप कोशिका होती है, एक जंतु कोशिका होती है, क्या होती है, एक जंतु कोशिका होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जो पादप कोशिका होती है दोस्तों ना, उसमें केंद्रक जो पाया जाता है ना, वो परिधि की ओर पाया जाता है। किसकी ओर पाया जाता है, परिधि की ओर। और इसमें जो केंद्रक पाया जाता है ना, केंद्रक पाया जाता है, वो मध्य में पाया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका होती है ना, वैक्यूल्स, रिक्तिका या रसदानी बोलते हैं जिसको, रसदानी, उसका आकार बड़ा होता है। ये बुलबुले नुमा संरचना पाई जाती है, इसका आकार बड़ा होता है ना, तो केंद्रक है वो परिधि की ओर खिसक जाता है, ठीक है। और जंतु कोशिका में इसका आकार छोटा होता है, तो केंद्रक मध्य में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो परिधि की ओर पाया। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, आपको पता है अभी। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने याद करवाया था, माइटोकॉन्ड्रिया आते ही दिमाग में माँ याद आनी जरूरी है। माँ का नाम लोगे तो शरीर में शक्ति, शक्ति का क्या होगा, संचरण होगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, बिजली घर भी कहा जाता है। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है प्रोफेज फेस्ट, प्रोफेज, क्योंकि समसूत्री विभाजन में तो फर्स्ट सेकंड आता ही नहीं ना, अर्धसूत्री विभाजन में आता है भी। देखो भी, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मेरी एक क्लास डाली हुई है, 1.5 घंटे की एक क्लास है, वो देख लोगे तो कोशिका विभाजन जिंदगी में नहीं भूलोगे भी, बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। केवल आरबीएससी की कक्षा 9 की बुक के अंदर दे रखा है वो, और उसके संबंधित जो भी 1-2 क्वेश्चन पूछे हुए ना बाहर से, वो सम्मिलित करके बताया हुआ है। तो प्रोफेज अवस्था होती है ना, वो सबसे बड़ी अवस्था होती है।
समसूत्री की। और अर्धसूत्री की पूछ लिया जाए ना तो प्रोफेज फेस्ट, क्योंकि अर्धसूत्री के अंदर दो होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड। अर्धसूत्री के अंदर होता है प्रोफेज फेस्ट। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? देखो भी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये अंगुलीनुमा संरचना, अंगुलीनुमा संरचना, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सोम का डीएनए पाया जाता है, सोम का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ठीक है, और ठीक है, ये पाए जाते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर, ध्यान रखना, हरित लवक प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चीजें स्वयं खुद की पाई जाती है ये, और इनके साथ साथ इन दोनों को ही दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कहा जाता है। दोहरी झिल्ली पाई जाती है दोनों के चारों ओर। तो ये दो बातें एक साथ याद कर लेना। ठीक है। तो किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन, कितनी का कुछ दे ही नहीं रखा। देखो मैंने ये कहा था आपको कि जो समसूत्री विभाजन होता है ना, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उनमें है ना कितनी कोशिकाएं दी हुई, उसकी पावर 2 की पावर n होगी। ठीक है, इतनी नई कोशिका बनेगी जब विभाजन होगा। n का मतलब है कितनी बार विभाजन हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, तो इतनी कोशिकाओं का क्या होगा? नया निर्माण होगा 2 की पावर। जैसे मानो कि समसूत्री विभाजन में 2 बार कोशिका विभाजन हो रहा है, तो कितनी नई कोशिका बनेगी? 2 की पावर 2 बराबर है 4। ये ध्यान रखना। समसूत्री विभाजन होता है ना, उनमें कितनी बार विभाजन हो रहा है कोशिका का? 5 बार विभाजन हो रहा है, तो कितनी नई कोशिका बनेगी? 2 की पावर 5। इस हिसाब से का है ये क्वेश्चन, पूरा नहीं दे रखा है। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो श्वसन के माध्यम से होती है, और श्वसन का जो केंद्रक माना जाता है वो किस कोशिकाओं को माना जाता है? ऐसा पूछ लिया जाए कि श्वसन का केंद्र किस कोशिकाओं को माना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शक्ति ग्रह कहा जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, सोम का डीएनए आरएनए पाया जाता है, सोम का राइबोसोम पाया जाता है, और क्रिस्टीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, अंगुलीनुमा संरचना होती है, उसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संचालित होता है? मैंने बता दिया अभी, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र के बारे में श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, वो भी माइटोकॉन्ड्रियम होता है, श्वसन के संबंधित होता है। ये श्वसन के संबंधित, श्वसन का केंद्रक माना जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। इसके बाद में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति भींत, भींत, भींत वर्ग का पादप है, जंतु है, पादप है, केवल पादप के अंदर होती है। कोशिका झिल्ली दोनों के अंदर पाई जाती है। पादपों के अंदर कोशिका भित्ति होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों, की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली किसके अंदर अनुपस्थित होती है? मैंने बताया था ना, प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर होती है। जीव कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? अब वही क्यों सुनाएंगे भी, धीरे धीरे आप करते जाओगे, क्योंकि कुछ जो टॉपिक थे उसके संबंधित मैंने बता दिए कहां से जा सकते हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन। अब आगे एनसीईआरटी के इतने क्वेश्चन तो पहले जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे, और इससे आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बस विचार करना है आपको। उपयुक्त में से कौन सी एक कोशिकीय है? श्वेत रक्त कणिका, हाँ भाई जी है, पेरामीशियम है, अमीबा है, मुर्गी का अंडा है, ये मैं बता भी चुका हूं आपको, सारे हैं ठीक। पादप और जंतु कोशिका एक दूसरे में से भिन्नता रखती हैं, इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है भी। ठीक है। तो जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में
इतर कोशिका भित्ति नामक अंतरिक्ष आवरण पाया जाता है। देखो भी ये मैंने बताया था, आप देख लेना, जंतु कोशिका के अंदर है ना वो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक तो ये अंतर हो गया। प्लास्टिड लवक नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। बात सही है भी, हरित लवक हुआ लवक होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, बात सही है। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तियां होती हैं, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन? बात सीधी सी यही है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर स्पष्ट हो जाएगा, पादप और जंतु कोशिका। ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आपको अंतर, कुछ 3-4 अंतर है वो एक साथ, जिससे आपके अंतर क्लियर हो जाएंगे। देखो, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो क्या पाया जाता है? परिधि की ओर पाया जाता है, क्योंकि इसमें रिक्तिका का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है, क्योंकि इसमें रिक्तिका का आकार क्या होता है? छोटा होता है। पादप कोशिका में लवक या प्लास्टिड पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में गोलजिकाएं है वो कम विकसित होता है, जंतु कोशिका में गोलजिकाएं अधिक विकसित होता है। पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित पाया जाता है, जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है। मैंने ट्रिक बताई थी ना, तारा नाम को आदमी हो, बावड़ो हो, बेफालतू चीजें डन कर दें तो बावेरी और बेंडेन। ठीक है, और ऐसे आदमियों का काम होता है कोई ना कोई चीज को तोड़ फाड़ करना, मतलब कोशिका का क्या करना? विभाजन। कोशिका के विभाजन में तारकाय सहायक होता है, और वो बावड़ो आदमी, वो तारा नाम को आदमी होनी तो जंतु कोशिका पाई जाएगी, पादप कोशिका कौन पाई जा? तो तारकाय होता है ना, तारकाय वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। और एक महत्वपूर्ण अंतर जहां से प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। जो पादप कोशिका के अंदर भोजन होता है, पादप कोशिका के अंदर जो भोजन होता है वो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होने के बाद में जब वो संग्रहित होता है तो वो किसके रूप में होता है? वो होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में होता है, ध्यान रखना। और जंतु और वो संग्रहण होता क्या है? अवर्णी लवक के अंदर होता है, अवर्णी लवक के अंदर वो संग्रहण होता है स्टार्च के रूप में। जंतु कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो जो संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। भोजन का संग्रहण किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और कहाँ होता है? वो होता है यकृत के अंदर, के अंदर होता है। ये देख लेना भी। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। ये दोबारा आ गया क्या? हाँ, ये इसमें चेंज कर दिया, बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव अमीबा एकोशिकीय है, पैरामीशियम एकोशिकीय है, बैक्टीरिया, जीवाणु और जो कवक होता है ना वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया और कवक क्या होंगे? बहुकोशिकीय। सूची फैस्ट को सूची फैस्ट से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही, मतलब मिलान करना है, बात यही है। खोज कंप्लीट हो जाएगी। कोशिका की खोज मैंने बता दिया, रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम तालाब में जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज देखा था तो जीवित कोशिका ल्यूवेनहोंग। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज, ये एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है भी। ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज की थी ना, वो की थी कैमिलियो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये। कोशिका को अभिरंजित करने की विधि होती है ये ब्लैक रिएक्शन, ठीक है ना, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरकिंजे या परकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीवद्रव्य नाम दिया था। सही बात है, एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है। समान व स्लिडन या समान व स्लाइड नाम का संबंध कोशिका सिद्धांत से, दोनों बात सही है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन निम्न में से किससे निर्मित होती है? ये प्रश्न पूछा गया है। कोशिका भित्ति मैंने कहा था पै और फै से निर्मित होती है। क्या होती है? पै व फै से निर्मित होती है। पै का अर्थ होता है प्रोटीन, फै का अर्थ होता है फास्फोलिपिड। तो लिपिड होता है वो एक प्रकार का वसा होता है। ये लीजिए प्रोटीन, ये लीजिए लिपिड। और लिपिड होता है वो एक प्रकार का वसा होता है, ठीक है। पर ये वसा ऑप्शन में नहीं आएगा अभी, प्रोटीन और लिपिड ये दो ही आएंगे। तो ये ए और सी दोनों होगा। कुछ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, 8% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पर जो बुक के अंदर दे रखा है ना, कक्षा 9 के अंदर, वो यही दे रखा है कि कोशिका जो भित्ति होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, वो पै, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें।
आगे वाला क्वेश्चन देखो, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित तुलनाओं पर विचार कीजिए। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चयन कर करके पदार्थों को अंदर भेजती है और चयन करके बाहर भेजती है। वर्णात्मक पारगम्य का मतलब ये होता है सेलेक्टिविटी पर मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना। सिलेक्ट कर करके पदार्थों को अंदर भेजती है और बाहर भेजती है, ठीक है। कोशिका में जल और गैसों का आगमन विसरण और प्राशरण के माध्यम से होता है, ध्यान रखना। ये बात सही है, दोनों बात। कि जल और गैसों का होता है वो विसरण द्वारा होता है, और जल का होता है वो प्राशरण द्वारा होता है। प्राशरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित व मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है, ये ध्यान रखना। गलत बात। बहुत शानदार पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर, ये मेरी करवाया हुआ है, ये सारे पॉइंट लिखाए हुए हैं कि जो प्राशरण द्वारा जल जो ग्रहण होता है, जल कोशिका के अंदर जाता है, बाहर जाता है, तो वो केवल जीवित कोशिका के अंदर जाता है दोस्तों, मृत कोशिका के अंदर नहीं जाता। आप एक पौधे की पत्ती लीजिए, उसको उबालिए, उबालने के बाद में आप हाइपोटोनिक विलीन में डालिए या हाइपरटोनिक विलीन में डालिए, न तो जल अंदर जाएगा न बाहर जाएगा। तो मतलब प्राशन द्वारा जो जल अंदर जाता है और बाहर जाता है ना, वो केवल जीवित कोशिका के अंदर जाता है। तो इसमें जो सही होगा वो 1 और 2। कौन सा कथन सही है? पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्न में से किस से निर्मित होती है? किससे निर्मित होती है भी? पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस है ये। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्न में से किससे है? अमीबा से है। अमीबा जब भोजन ग्रहण करता है ना, तब उस प्रक्रिया को कहते हैं, यह है किसी कोशिका के बाह्य वातावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया से ही बात है। यह किसी कोशिका तरफ से उत्सर्जन की प्रक्रिया, ना ना ना, ये 1 नंबर ही होगा, ठीक है। अमीबा की संरचना निश्चित नहीं होती है और वो अपना भोजन ग्रहण करता है ना, उस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम के संबंधित है ना। कोशिका में क्रोमोसोम केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। मैं बता देता हूं, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्र के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, जिसकी खोज फोंटोन ने की थी। और जो केंद्रिका का काम होता है वो आरएनए का संश्लेषण करना होता है, जिसके चारों ओर, केंद्रिका के चारों ओर, केंद्रिका के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। और उसके अंदर धागेनुमा संरचना होती है केंद्र के अंदर, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन बोलते हैं। फिर वो क्रोमेटिन धीरे धीरे जब कोशिका का विभाजन होता है तो वो गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं, क्रोमोसोम का रूप लेते हैं, ध्यान रखना। और क्या है इसके संबंधित? ये कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ध्यान रखना। जो गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, वो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन इससे निर्मित होते हैं। ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ध्यान रखना। आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, वो डीएनए और आरएनए होता है। आनुवांशिक की इकाई माना जाता है ना, वो जीन माना जाता है, जीन को माना जाता है। आनुवांशिक की इकाई जीन को माना जाता है, ध्यान रखना। तीनों चीजें सही है भी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा बताया हुआ है, पढ़ लो एक बार। सामान्य प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है। ये बात मैंने नहीं बताई थी तो मैं यहाँ बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। ये कथन गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखी है, ये बात भी सही है। तो इन कथनों पर कौन सा सही है? 1, 2 और 3। निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का जो काम होता है दोस्तों, वो होता है राइबोसोम को। इसका काम होता है राइबोसोम का, मुख्य काम यही होता है प्रोटीन का संश्लेषण। मैंने बताया था ना, राय देनी है। जब कोई नया इंजन लेके आता है तब राय देनी होती है, और जब कोई नई फैक्ट्री खोलता है तब राय देनी होती है। तो कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर 2 प्रकार की होती है। खुरदरी होती है एक, तो रफ होती है, एक स्मूथ चिकनी होती है, ठीक है। इनमें संदर्भ निम्नलिखित विचार कीजिए। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका होती है ना, के ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, ध्यान रखना।
क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है, खुरदरी का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, और जो चिकनी होगी ना, चिकनी चिकनी होगी वो वसा, वसा फैट चिकनाई जो होती है ना, वो होती है वसा का निर्माण करना। और मैं आपको बता देता हूँ, जब आप कोई स्प्रे वगैरह पी लेता है, ठीक है ना, तो जो लीवर के अंदर होता है नीरा विशेषीकरण का काम करता है। मुझे बताओ, ये गाँव कौन प्या गिरा पा कुछ स्प्रे पी दिया हुआ है, कोई जहर जूर खा हुआ है, तो ये कर्त जो होता है ना अपना लीवर होता है उस पर इफेक्ट डालती है। तो वो नीरा विशेषीकरण करने का काम करता है ना, विष को खत्म करने का काम करता है, वो करता है चिकनी, चिकनी चिकनी का काम होता है वो। ठीक, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। ये कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तथा कोशिका द्रव्य की विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। हाँ, अंतःप्रद्रव जालिका क्या परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और मध्य, हाँ, परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। गोलजिकाएं भी उत्तरदायी होती है और ये भी होती है। अंतःप्रद्रव जालिका होती है, ये लाइन लिख रखी है, ये उत्पादक सतह का काम करता है और अंतः परिवहन का काम करता है। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर लाइन लिख रखी है। मुख्यतः जो परिवहन का काम करता है ना, वो करता है गोल्जिकाएं, इसीलिए गोल्जिकाएं को ट्रैफिक पुलिस या परिवहन तंत्र कहा जाता है। कशेरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिका में, ये देखो, SER विष तथा दवा के निरा विशेषीकरण का काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनसीईआरटी बुक के अंदर ऐसा कैसा लिखा है, दोनों को समझ। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। लाइसोसोम, 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 लाइसोसोम का निर्माण करता है ना, वो करता है अंतःप्रद्रव जालिका। अंतःप्रद्रव जालिका से जो लाइसोसोम के अंदर जो, सॉरी मैं बता देता हूं, देखो अंतःप्रद्रव जालिका मतलब ER, ER से किसका निर्माण होता है भी, गोल्जिकाए का निर्माण होता है, ध्यान रखना, गोल्जिकाए का। और ये गोल्जिकाए का, ये गोल्जिकाए आगे जाकर लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, और जो ये ER होता है ना, ये रिक्तिका का निर्माण भी करता है। ये ER होता है, रिक्तिका का निर्माण। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसकी आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघट्य एंजाइम होता है, उसके निर्माण में ये ER साइट होता है। ये चीजें, ठीक है, ये ध्यान रखना। लाइसोसोम के बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, गोल्जी। लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। लाइसोसोम नाम आ जाए ना, तो ये मर्द कोशिकाओं का पाचन करने में सहायक होती है। ये अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने वाला तंत्र होता है। एक बात सही है, एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कैसा पूर्ण, इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तीनों सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का बिजली ग्रह, ठीक है, यह दोहरी झिल्ली कोशिका है, इसमें अपने DNA और राइबोसोम पाया जाता है, सोम का, और यह अपना कुछ प्रोटीन सोम संश्लेषित करता है, क्योंकि इसके अंदर सोम का राइबोसोम होता है, इस तरह से राइबोसोम होता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण सोम करता है। सारी बातें सही। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, मैंने बताया था। वैसे हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, और जो एक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, एक को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, एक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक। ठीक है, पर इसके अंदर दो ही प्रकार दिए हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है अवर्णी लवक, और क्रोमोप्लास्ट के को बोलते हैं वर्णी लवक। और ऐसा वर्णी लवक जिसके अंदर हरित लवक, जिसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक। कई बुकों में तीन प्रकार दे रखे हैं, एनसीईआरटी 9th के अंदर दो प्रकार। प्लास्टिक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, मैंने बता दिया। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिक में अपना राइबोसोम होता है, मैंने बताया था। एक तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और एक हरित लवक होता है, उसके अंदर सोम का राइबोसोम होता है, परंतु DNA अनुपस्थित होता है। गलत बात है, DNA इसके अंदर उपस्थित होता है, ये बात गलत है। कौन सा सही है, केवल फैस्ट। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स रिक्तिका रसदानी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जंतु कोशिका में ये छोटी, अच्छा, जंतु कोशिका में छोटी बात श्रेणी है, पादप कोशिका में बड़ी होती है, वेरी गुड।
ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ये एक कोशिकीय जीवों में अनुपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक कोशिका जीवों में क्या अनुपस्थित, ना ना, ऐसी कहीं लॉजिक नहीं है कि एक कोशिकीय जीवों में ये अनुपस्थित, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है? तो पहले वाला कथन सही। इसी के साथ मैंने पूरा टॉपिक का निचोड़ निकालने का प्रयास किया है दोस्तों, और आप इनको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना। और जो बच्चे एक दो नंबर से रहे ना, उनको हौसला हारने की आवश्यकता नहीं है। पूरा एनसीईआरटी का मैटर करवाया गया है, और जो असफलता होती है दोस्तों, वो आपके लिए एक चुनौती होती है, और उसमें ये देखना होता है कि आपकी कहाँ और क्या कमियां रही हैं। पहले कमियों को देखो और फिर उसको सुधार करो, और लास्ट तक लगे रहो, हौसला मत हारो, मैदान छोड़कर मत भागो। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ, और जय हिंद।